गडकरी जी, स्वागत है आपका राइजिंग भारत समिट में। वो पिछली बार बात हुई थी, उसी से शुरू करते हैं। आपने कहा था 2024 तक टोल फ्री हो जाएंगे हाईवे, वो तो हुए नहीं साहब। मैंने टोल फ्री नहीं कहा था। हाँ। मैंने कहा था कि टोल भरने वाले लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं हाँ। कि निश्चित रूप से आम लोगों को उससे बहुत राहत मिलेगी। वो प्रोसेस पूरी हुई है। वो सैटेलाइट से जो नहीं, हम जो अभी टोल देना पड़ता है अनेक बार, तो हम लोग उस सिस्टम को ही पूरा अध्ययन करके हम उसको बदल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकूंगा, पर मुझे लगता है 8 या 10 दिन में उसकी फाइनल घोषणा हो जाएगी। तो टोल बढ़ेगा, कम हो जाएगा? 100% कम होगा। 100% कम, जीरो हो जाएगा? नहीं वो कितना होगा मैं नहीं बता सकता आपको, पर वो जो कुछ होगा उससे जो लोग आज टोल भर रहे हैं वो एकदम खुश हो जाएंगे, उनकी कोई तकरार नहीं रहेगी। चलिए, इस उम्मीद में तो अच्छी शुरुआत होती है बातचीत की। लेकिन सर, एक और आपने वादा किया था कि एक्सीडेंट 50% कम हो जाएंगे। देखिए, एक्सीडेंट 50% कम करेंगे ऐसा टारगेट हमने रखा था, पर मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि ये हम नहीं कर पाए। इसका कारण, एक्सीडेंट्स के लिए जो कारण है उसमें रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप से अभी भारत की गाड़ियां इतनी अच्छी बन रही है कि सुरक्षा के दृष्टि से आज उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब दुनिया की गाड़ियां टेस्टिंग के लिए भारत में आने लगी, ऐसे हमने सेंटर्स किए हैं। अब समस्या ये है कि रोड इंजीनियरिंग में काफी कमियां थी, उसमें हमने अभी तक 40,000 करोड़ रुपए खर्चा किए और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसको भी हम सुधार रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बारे में भी जो विशेष रूप से एक्सीडेंट होने के बाद जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी मदद करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, उसको हमने राहवीर करके नाम दिया है जी। और ऐसी मदद करने वाले व्यक्ति को हम 25,000 रुपए अवार्ड देने वाले हैं। दूसरी और एक स्कीम है जो हमने रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री जी से, तो जो एक्सीडेंट किया विक्टिम है जो हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसके खर्चा उठाने के बारे में भी है। तो साधारणतः इसके साथ जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो है ह्यूमन बिहेवियर, और ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमको लोगों को समझाना पड़ेगा कि रूल्स ऑफ द रोड कैसे महत्वपूर्ण है। अभी आज ही 2-4 दिन पहले हम अभी मैंडेटरी किया है कि रोड के बाजू में हम लोग पूरा प्रीकास्ट का ही अब मटेरियल यूज करेंगे, नालियां उसकी बनेगी, और रोड के बीच में जो मीडियन होता है उसमें अभी हमने तय किया कि मैंने मजाक में कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ओलंपिक स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स से ऐसा समझो, क्योंकि छलांग मार के कूदते हैं। तो वो 3.25 फुट का हम बनाएंगे, 1 मीटर का दोनों बाजू से, बीच में मिट्टी भरेंगे, उसमें पेड़ लगाएंगे, तो कितना भी अच्छा खिलाड़ी होगा वो छलांग नहीं मार पाएगा। ऐसे बना जिससे एक्सीडेंट रुकेंगे। दूसरी बात, फुट ओवर ब्रिज बना रहे, जो हमने सुधार किया है कि वो स्कूटर और साइकिल जाकर ऊपर तक जाएगी और दोनों को भी उसका जाने रोड क्रॉस करने का समय नहीं आएगा। मतलब पैदल चलने वालों के साथ स्कूटर साइकिल। और एक दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग लिफ्ट लगाएंगे। सब कुछ करने के बाद में भी अभी हम लोग इसमें कमी नहीं कर पाए। अभी जो एक्सीडेंट्स हो रहे उसमें 30,000 लोगों की मृत्यु इसलिए होती है कि वो हेलमेट नहीं पहनते। अभी हम ये भी सोच रहे कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर जब गाड़ी बेचेंगे तो अपने साथ 2 हेलमेट वो उस कीमत में ऐड करके उनको दे। और एक बात ऐसी है कि मोबाइल पर बात करना, और 10,000 बच्चे इसलिए मरते हैं कि उनके स्कूल के सामने एग्जिस्ट और एंट्री में कुछ कमियां हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किए रीजंस। इसमें ह्यूमन बिहेवियर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र स्थिति हमारे देश में है। अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उसके लिए हम वो अपने मोबाइल पर बैठकर वो टेस्ट दे सकेगा लर्निंग लाइसेंस के लिए, और उसके बाद फिर उसको एक्चुअल ड्राइविंग की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो बहुत से प्रयास हमने किए, लोगों का सहयोग मिल रहा है, स्कूल के बच्चों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं,
एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले रहे हैं। अभी हमारे नेहरू युवा केंद्र भी बड़े प्रमाण पर ये काम करने के लिए उनके साथ भी 100 सेंटर वो खोल रहे हैं। पर एक बात जरूरी है कि जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा और रूल्स ऑफ रोड के बारे में जनता के मन में सम्मान नहीं होगा, हम वायोलेशन नहीं करेंगे, इस प्रकार की कमिटमेंट नहीं होगी, तब तक ये मुश्किलें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से भी सहयोग लिया, आपके द्वारा भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। अभी शंकर महादेवन ने एक अच्छा सॉन्ग बनाया जो बहुत पॉपुलर हो आपके ही कार्यक्रम में। अमिताभ बच्चन जी ने काफी बड़ा इंटरेस्ट लिया, काफी सेलिब्रिटीज भी मदद कर रही है। तो धीरे धीरे लोगों तक जब तक हम ये समझा नहीं पाएंगे तो एक समस्या, हमारी कोशिश चल रही है और अभी जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में इसमें सुधार होगा। आखिर में एक बात बता दूं कि हमारे नागपुर में एक प्रयोग हुआ कि हमारी सेव लाइफ फाउंडेशन जो है, उन्होंने रोड का ये सेफ्टी ऑडिट किया और हमारे एसपी हर्ष पोद्दार, उन्होंने उसमें से 50% जो स्पॉट्स थे वो पूरे इम्प्रूव किए और उसमें 50% एक्सीडेंट नागपुर जिले में कम हुए। तो अभी उनका प्रेजेंटेशन भी मैंने यहाँ रखा है हमारे अधिकारियों के सामने कि हम पुलिस वालों को भी ट्रेन करें कि भाई जो जो ब्लैक स्पॉट्स है, जो एक्सीडेंट वहां जाए, अध्ययन करें, और अगर ये भी इम्प्रूवमेंट हुआ स्टेट हाईवे में, शहर के रोड में, नेशनल हाईवे में, तो मुझे लगता है हम कम कर सकेंगे। हमारी कोशिश चल रही है पर दुर्भाग्यवश इसमें वो नहीं पूरा कर सके। यही हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट का एक थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है। आपने नागपुर की बात की कि सड़क हादसे कम हुए हैं, तो गाड़ी थोड़ी दूसरी तरफ मोड़े। जो हादसा हुआ या जो चीज हुई, जो दंगा हुआ या जो बवाल हुआ, वो तो नागपुर में कभी नहीं होता था। आप नागपुर से आते हैं, देवेंद्र जी नागपुर से आते हैं, बावनकुले साहब नागपुर से आते हैं, आरएसएस नागपुर में है। नागपुर में कभी दंगा नहीं होता था, तो कहाँ चूक हो गई? ऐसा नहीं होता है, नागपुर में इसके पहले भी दंगा हो चुका है। दंगा होने के लिए कोई छोटी सी घटनाएं कारणीभूत होती है। एक स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न द हाउस, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर अभी अच्छा वातावरण है और हमारी कोशिश है कि सब मिलकर शांति का माहौल बना रहे और अभी हम सब लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? ये जो औरंगजेब की कब्र को लेकर बार बार बात करते हैं, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र है, अब है तो है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है और मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं गिरना चाहता, पर स्वाभाविक रूप से इसमें काफी प्रमुख लोगों ने बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में ये था कि वो कल्याण की सूबेदार की बहू जो थी, उसको जब हमारे उनकी फौज ने पकड़ा, जो लड़ाई जीतने के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि वो बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ भी सुंदर रहती तो मैं भी इतना सुंदर बनता, और उसको साड़ी और सब देके उन्होंने उसको उनके घर पर पहुंचाया। अफजल खान ने जब उनको मारने की कोशिश की, तब उन्होंने उसका प्रतिकार के रूप में किया, जिसमें अफजल खान की मौत हुई प्रतापगढ़ पर। तो शिवाजी महाराज ने शाही सम्मान के साथ उनका दफन प्रतापगढ़ पर किया। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका को लेकर निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व हमारे तरफ देखता है, तो इस समय निश्चित रूप से समाज में भी अगर सही भूमिका रहेगी तो ऐसे विषयों पर जो विवाद होते वो नहीं होंगे। और वक्फ को लेकर जो हो रहा है, वक्त तो मुझे लगता है वो तो सबके हित में है। आप अगर केस टू केस जाएंगे तो वक्त में बड़े प्रमाण पर विवादित जमीनों में लोगों ने उसको कब्जा किया है, और ये जमीन अगर बाजू हो जाएगी तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, समाज के उपयोगी अनेक कामों के लिए इसका उपयोग होगा, जिसमें मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसलिए ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण जो सामाजिक सुधार है एक प्रकार से, उसको विरोध करना ठीक नहीं है। अगर कोई डिटेल में वक्फ बोर्ड के पीछे जो बिल आया उसकी स्पिरिट को समझेगा तो इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोसाइटी पर अगले 25-30 साल कितना फायदेमंद होगा, ये अगर लोगों के ध्यान में आएगा तो मुझे लगता है कि कोई इसका विरोध नहीं करेगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की आपने बात की, समुदायों को लेकर होती है, लेकिन भाषा को लेकर भी होने लग गई अब। और आप बिजनेस को समझते हैं, ये मुंबई के लिए
खतरनाक नहीं है अगर इस तरह से अग्रेसिव कि भाई मराठी बोलो, बोल कर दिखाओ? देखिए, ये समाज में कोई माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती है, कोई लोग होते हैं, ये कोई कुछ बातें करते हैं, आप उनका कॉग्निजेंस क्यों लेते हो? पर वो करते आपने तो है ना। कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको और चर्चा मिलती है, लोगों के पास जाता है। मुझे लगता है जो समाज के हित में बातें हैं उसको प्रोपोगेट करना चाहिए, और जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है उसको निग्लेक्ट करना चाहिए। एक फेज रहती है, थोड़े दिन चलता है और लोग उसको भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर दें बिल्कुल। लोग कभी ऐसे मुद्दे टिके नहीं है। देखो, कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और हमारे सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में ये बात सिद्ध हुई है। धीरे धीरे हम प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न समाज की ओर जा रहे हैं, तो ये भी बात निश्चित रूप से होगी। और ये चित्र दिख भी रहा है, जो नई पीढ़ी आ रही है और शिक्षा का जो प्रसार हुआ है, उसमें लोग अब जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर सोशल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी की सोच में आगे काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रगतिशील समाज बन रहा है उसको हम ज्यादा सपोर्ट करें, मोमेंटम दें, ये ज्यादा अच्छा होगा। ये आपने ह्यूमन बिहेवियर के चेंज की बात की, और आप तो बहुत शांत और सौम्य दिखते हैं किसी भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर भी। आप जब गाड़ी से जाते हैं, आपको रोड रेज आता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं भी अनेक बार देखता हूँ। अब क्या है कि इन बातों की जाहिर चर्चा नहीं होती। मैं एक नागपुर में एक बड़ा तालाब मैंने अच्छा बनाया, उसका पूरा जो गंदगी थी साफ की, और एक दिन मैं जा रहा था, मेरे साथ 40-50 गाड़ी थी, एक व्यक्ति उसमें यूरिन कर रहा था। मुझे गुस्सा अनावर हुआ, क्योंकि वो स्वच्छता के साथ मेरी कमिटमेंट थी। देखिए, जैसे वायलेशन करते हैं, इसका संबंध व्यक्ति के संस्कारों से है, और संस्कार का संबंध उसके प्रशिक्षण से है। अभी जैसे हमारे शंकर महादेवन जी के जो गीत तैयार किया रोड सेफ्टी पर, रोड सुरक्षा के ऊपर, तो वो इतना सुंदर है कि अभी 12 लैंग्वेजेस में कर रहा है। और बच्चे अगर उसको स्कूल में गाएंगे तो धीरे धीरे उनको, जब बड़े नागरिक में, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से उनके बिहेवियर में बदल होगा। और कोई भी सुसंस्कृत समाज में इसी प्रकार से समाज बदलते रहता है। और हम आर्थिक दृष्टि से जैसे विकसित हो रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से जैसे प्रगतिशील हो रहे हैं, वैसे ह्यूमन बिहेवियर में भी हमारा समाज धीरे धीरे आदर्श की तरफ जा रहा है। एक आध दो लोग कुछ अगर करते तो उसको अपवाद मानना चाहिए, और धीरे धीरे जब लोगों को ध्यान में आया कि हमने गलत करने से लोग हमारे बारे में हमको बहिष्कृत करते हैं, तो धीरे धीरे सब लोग अच्छा ही करेंगे। अगर नितिन गडकरी जी को किसी ट्रैफिक चौराहे पर एक दिन का ये काम दिया जाए कि आपको चालान काटने, आपको फाइन करना है, तो सबसे बड़ा फाइन किस पे करेंगे आप? किसका चालान सबसे पहले काटेंगे? अभी कोई चालान फाटने की जरूरत नहीं, अब स्कैनर और कैमरे लग गए हैं। और आपको आश्चर्य होगा, मुंबई में मेरी गाड़ी है, हाँ। वरेड़ी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। 2 बार मुझे भी फाइन हुआ और फाइन के नोटिस मेरे पास आए। तो अब तो कोई बचा नहीं सकता, कैमरा कैच करता है। आपने भरा फाइन? हाँ। कितने का था? वो 500 रुपये। अब तो बहुत बढ़ा दिया आपने। देखिए, फाइन बढ़ाना में कोई पैसा वसूल करना और रेवेन्यू मिलाना सरकार के लिए उद्देश्य नहीं है। फाइन इसलिए है कि हम कानून के प्रति सम्मान रखें। और मैं चाहता हूं, लोग जब बोलते हैं कि भाई फाइन बढ़ गया, अरे भाई आप वायलेशन मत करो ना, आपको फाइन भरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने एक बड़ी उपलब्धि अपनी मानी हमेशा ई रिक्शा, कि अब आदमी आदमी को नहीं खींचता, अब साइकिल रिक्शा नहीं है, हाथ का रिक्शा नहीं है, अब ई रिक्शा है। वही ई रिक्शा अब एक बड़ी समस्या भी बनते जा रहे हैं, पार्लियामेंट तक में सवाल उठ रहे हैं, यूपी में बहुत एक्शन हो रहा है। वो क्या कहीं चूक हो गई, या कहीं आउट ऑफ कंट्रोल चला गया मामला, या उसको अब उसको ठीक करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि ई रिक्शा ये गरीबों के लिए है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोई ना कोई आवश्यक चीज है जो ट्रांसपोर्ट चाहिए। दूसरी बात, ई रिक्शा में 4 लोग बैठते हैं और उसका किराया बहुत रिजनेबली कम है। जब ये ई रिक्शा बना तब इसमें स्वाभाविक रूप से जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी वो भी कोर्ट तक गई, क्योंकि एक्सेल इस कंपनी का था, चक्का उसका था, तो इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ। तब मैंने एक भूमिका ली कि ये रिक्शा गरीब के लिए है,
और 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करते हैं, ये अमानवीय है। और इसलिए मैंने गांधी जी को याद करके उन्होंने एक बात कही थी कि जब आपको कोई निर्णय करना पड़ेगा और अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो वो अगर गरीब के हित में होगा तो तोड़ने में कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने ये सबको मान्यता देकर वो रिक्शा अगर मैं स्टैंडर्ड में रखता तो 1.5 लाख रुपए की होती, तो मैंने उसको करके 80,000 रुपए में वो मिलने लगी ताकि गरीबों को वो कर सके। फिर धीरे धीरे उसमें एक प्रॉब्लम आया कि ये डुप्लीकेट पार्ट और इधर उधर के, मैं कोई देशों के नाम नहीं लेता, उसकी मोटर लाके ये करके ये चलने लगा। अभी ऐसा हुआ है कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर बड़ी कंपनियां भी अब ई ऑटो रिक्शा बना रही है, ई रिक्शा बना रही है। और उसमें अभी स्टैंडर्ड्स में भी हमने ये कहा है कि इसके बारे में अभी भारत एनकैप जो हमने किया है कि जिसमें हर कार का टेस्ट होती है, तो धीरे धीरे भारत एनकैप में हम ई रिक्शा के भी टेस्टिंग की बात अध्ययन कर रहे हैं ताकि अच्छे क्वालिटी की रिक्शा बने, 8 से 10 साल उसका लाइफ रहे और थोड़ा कीमत थोड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी तो अड़चन नहीं, पर वो क्वालिटी का प्रोडक्शन हो। दूसरी बात, ई रिक्शा में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगता। आजकल दिव्यांगों भी ई रिक्शा चलाने लगे, महिलाएं चलाती है, उनके रोजगार का साधन है। आप समझो कि ई रिक्शा और ई कार्ट का अगर हिसाब लगाएंगे तो 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है और पोल्यूशन नहीं है। तो थोड़ा सा अभी कुछ संस्थाएं कर रही है कि ई रिक्शा चलाने वालों को भी थोड़ा ट्रेनिंग, मैनर्स, एटिकेट्स, ऐसा सोशल उपक्रम चल रहा है। अब उसको ड्राइविंग लाइसेंस और सब में लाएंगे तो उससे तकलीफें बढ़ेगी। तो एक तरफ गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी भाव हमारे मन में है, और दूसरी ओर क्वालिटी का काम हो, वायलेशन भी नहीं हो, ये भी हमारा उद्देश्य है। दोनों के बीच में से वे आउट निकालेंगे। अभी अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इस साल अगर किसी को गाड़ी लेनी हो तो आपके पास आए वो कि गडकरी साहब मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अभी पेट्रोल लूं, डीजल लूं, इलेक्ट्रिक लूं, हाइब्रिड लूं, बायोफ्यूल वाली लूं, फ्यूल सेल वाली लूं, आगे क्या होने वाला है? मैं तो इतना ही कहूंगा, कोई भी गाड़ी खरीदी करो पर पेट्रोल और डीजल की छोड़कर कोई भी खरीदी करो, ये उनके ऊपर छोड़ दिया। आप देखिए, अभी मैं फ्लेक्स इंजन गाड़ी में आया आपके यहाँ, आप थे नीचे में, वो इनोवा गाड़ी जो है वर्ल्ड की पहली है, ये यूरो 6 इमिशन नॉर्म पे चलती है और पेट्रोल के तुलना में उसका एवरेज अगर करेंगे तो 60% बिजली तैयार करती है। तो पेट्रोल का भाव होता है 25 रुपए लीटर। तो ये जो बायोफ्यूल और ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसकी अब 11 कंपनियों ने गाड़ियां बनाई है। अभी 2 व्हीलर में सीएनजी की स्कूटर आ गई। अभी सीएनजी की मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपए 40 पैसे लगता है पर किलोमीटर, और सीएनजी पर चलता है तो 1 रुपया लगता है। अब परली से, राइस स्ट्रॉ से सीएनजी बनाने वाले, बायोमास से 400 प्रोजेक्ट अपने देश में हो रहे, उसमें 90 शुरू हो गए हैं। तो ये एक प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ वाली बात भी होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स फ्यूल और हाइड्रोजन, और मेरे पास हाइड्रोजन की भी गाड़ी है, तो मैं ये मानता हूँ कि धीरे अभी हमारे डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट लिया, 7 उसके पार्ट है और टाटा से लेकर अशोक लेलैंड तक सब कंपनी को दिया। और पहली बार मैंने 2 ट्रक टाटा के, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर जो है वो लॉन्च किया और एक आईसी इंजन यानी पेट्रोल डीजल का इंजन, उसमें हाइड्रोजन डाल के चल सकती है, उसको लॉन्च किया है। हाइड्रोजन में ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन ये थोड़ी समस्या है, पर जल्दी उसके ऊपर समाधान निकलेगा। और हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, क्योंकि 22 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के इंपोर्ट में जाते हैं और ऊपर से प्रदूषण होता है जो दिल्ली वाले अनुभव करते हैं। पर मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीति हमने अपनाई है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो भारत ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और आप दिल्ली में अब पॉड लाने की भी बात कर रहे हैं? देखो, हमने अभी 360 प्रपोजल रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे के आए। अभी हमने केदारनाथ का रोपवे मंजूर कर रहे हैं। हमको रोपवे बनाकर 5,000 करोड़ का रोपवे कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा और 800 करोड़ रुपए साल के हमको देगा। तो बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये है।
अभी हम 3-4 टेक्नोलॉजी पर अध्ययन कर रहे हैं। पहली बार अब नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट फ्लैश चार्जिंग का 135 सीटर बस है और उसमें जैसे हवाई जहाज में व्यवस्था होती है एयर होस्टेस, तो बस होस्टेस है, बस एयर कंडीशन है और एग्जीक्यूटिव चेयर है और वो बस स्टॉप पर खड़ी होगी तो आधा मिनट में वो फिर चार्ज होगी, 40 किलोमीटर चलेगी, फिर खड़ी होगी, फिर 40 किलोमीटर चलेगी और उसका टिकट रेट डीजल की तुलना में 30% कम होगा। तो जैसे ये धौलाकुआ टू मानेसर रोज इतनी गाड़ियां जाती है, अगर ये लग्जरी बस में आप एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठकर एयर कंडीशनिंग में अगर लोग जाएंगे तो हम इंडिविजुअल कार को डिस्करेज करना चाहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहते हैं। तो ये रोप वे केबल कार के ऊपर काफ़ी टेक्नोलॉजी पर अध्ययन कर रहे हैं। ये जो हिथरो वाला जो पॉइंट्स वाला सिस्टम है वो भी एक इंडियन उद्योजक ने उसको लिया है और उसका कल ही मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ है। हम काफ़ी टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, पर हमारा आग्रह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी पर ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बने। रोप वे केबल कार में विशेष रूप से जो कंपनी है वर्ल्ड में, प्यूमा, डॉफलमेयर, ये सब बाहर की और उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ कॉस्ट कम करने के लिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होगा। तो निश्चित अभी 360 प्रपोजल हमारे पास है और आने वाले दिनों में और 1000 तक जा सकते हैं। और फिर बड़े शहरों में भी हम लोग ये जो अभी बंगलोर कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुझे मिले थे तो मैंने एक बार उनको 2 आइडिया दी थी कि बंगलोर में जमीन के अंदर से टनल बनाए और उससे ग्रेनाइट निकलेगा, वो भी बेचे और वो टोल पर कैसे चला है। तो उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया कि आपकी योजना पर आप अध्ययन करके करिए। दूसरा, जहाँ एक ब्रिज है वहाँ 3 लेयर ब्रिज बनाए। अभी हम चेन्नई में बना रहे हैं, पूना में 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं। तो कुछ जैसे दिल्ली में हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए के काम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं और अभी दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और हमने अध्ययन शुरू किया है और एक अच्छा प्लान बनाकर उस पर काम करने की कोशिश है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपकी सुनते हैं? इसमें सुनना न सुनने का क्या, नहीं मतलब आपकी पार्टी के नहीं है ना? आप देखिए, मैं रोड बनाता हूँ, एक एमपी बीजेपी का है तो रोड बनाऊं और दूसरा एमपी कांग्रेस का है तो रोड स्टॉप कर दूं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि रोड जब पूरा बनेगा तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस देश के विकास में जो भी होगा, जिसका काम जो सही है, मैं सबका करता हूं। और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं और हम करते भी नहीं। नहीं, आप नहीं करते हैं, पर उधर से आपको कहीं फेस होती है स्टालिन साहब की तरफ, तमिलनाडु में स्टालिन साहब की तरफ से, वो बाकी सब चीजों पे तो काफी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होता। मैं जब भी प्रॉब्लम आता है फोन उठा के सबसे बात करता हूँ, ममता जी से बात करता हूँ, स्टालिन से करता हूँ और कर्नाटक के मुझे कभी कभी नाराज भी हो जाता हूँ, ये इतने प्रोजेक्ट फॉरेस्ट में फंसे, इतने लैंड एक्विजिशन में फंसे। तो मैं सबसे बात करता हूँ, तुरंत बैठते। इस बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पिछले बार कहा इतने आपके पास पेंडिंग है, 10,000 करोड़ के काम मैं शुरू कर सकता हूँ पर इसके अटके हुए हैं। तो इस बार जब आए तो 38 में से 26 प्रपोजल उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स का संबंध नहीं है। पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग गवर्नमेंट ऑल्सो वाली बात भी आ जाती है, उसमें अब आपके मंत्रालय के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो भारतमाला के जो प्रोजेक्ट है, पहले 3,000 करोड़ तक आप अप्रूव कर सकते थे, अब 1,000 करोड़ तक पे आपको कैबिनेट के पास जाना पड़ता है। उससे नुकसान नहीं होता? देखिए, 1,000 करोड़ में जीएसटी और लैंड एक्विजिशन अलग है, तो वो प्रोजेक्ट 1400 से 1500 करोड़ का होता है। और ये बहुत पहले से, भारतमाला में हमको ज्यादा पावर थी, पहले से यही पावर थी। अब हम लोग क्या करके, हम जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं 5,000, 6,000, 8,000 करोड़ के, कोई 22,000 करोड़, तो एक पूरा जो कॉरिडोर है, जैसे दिल्ली मुंबई हमने रोड बनाया 1 लाख करोड़ का है, तो उसमें तो 28-30 पैकेजेस हैं। तो हमने ये अभी कॉरिडोर पूरा तैयार करके हमको कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेजते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो भेजते हैं, फाइनेंस की कमेटी है, हमारे यहाँ की कमेटी है, सब अप्रूवल मिलके मिलते हैं, काम तो हो रहे हैं। और मैंने अभी एक पार्लियामेंट में अभी घोषित किया कि 10 लाख करोड़ के 4 लेन के रोड हम बनाएंगे 2 साल में। और मैंने आज उनको कहा कि इसको शुरू, लैंड वगैरह सब अवेलेबल है, और जहां ट्रैफिक पीसीयूज में 10,000 से ऊपर गया उसको हम 4 लेन कर रहे हैं। तो ऐसे 25,000 किलोमीटर की लेंथ है। और ये करने से, क्योंकि मैंने आज ही सेक्रेटरी और अधिकारी मीटिंग में बोला, मेरा एक सपना है, फिर से आपको कह देता हूँ, सपना है, मेरी उद्दिष्ट है,
मेरा डिक्लेरेशन नहीं है। आप चिपका देंगे नहीं तो कि मैंने आज डिक्लेयर किया। मेरा एक सपना है कि भारत में 100 किलोमीटर पर डे हाईवे बने, और ये पूरा करने की कोशिश मैं इस 2 साल में करूंगा। और ये जो 25,000 किलोमीटर अगर मैं करूं, जिसके लिए ना फॉरेस्ट की जरूरत है, ना एनवायरनमेंट की क्लियरेंस की जरूरत है, ना लैंड एक्वायर करनी है, ये अगर मैंने कर दिया तो मुझे लगता है कि एक बार ये पूरा होगा। आपने सपनों की बात की। आप जब पार्टी अध्यक्ष थे, बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे सपने पूरे हुए, पर एक सपना जो बहुत लंबा चल रहा था और उस पर उस वक्त भी आपने ध्यान दिया था, और वो कार्यकर्ता सब निकल के मंत्री वगैरह बन गए हैं, वो था दिल्ली में सरकार बनाने का। वो अब जाके पूरा हुआ। उस पे उसकी संतुष्टि ज्यादा थी या बाकी कामों की संतुष्टि ज्यादा? देखिए, राजनीति में पहली बात तो ऐसे है कि मैं बहुत बार ये कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं आपको, कभी आप आइए, मैं रोड और टनल और ब्रिजेस के बारे में नोन हूं। मुझे 11 डॉक्टरेट मिली डिलीट्स, उसमें से 6 डिलीट जो है मेरी वो एग्रीकल्चर साइंस में है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, फिर मैं ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल पे काम करता हूँ, फिर मैं बालों से एमिनो एसिड बनाता हूँ, और मैं साड़ियाँ भी बनाता हूँ, मैं चिंधियों का उपयोग करके कारपेट भी बनाता हूँ, और मेरे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का टर्नओवर 2,500 करोड़ है। और मेरी सोच ये है कि गरीब के लिए काम करना, सेवा, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में काम करना, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति, इसका अर्थ लोक नीति, धर्म नीति या बृहत्तर राजनीति होती है। तो सही अर्थ राजनीति का, पावर पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मुझे एक नई प्रेरणा मिली भूटान के प्रधानमंत्री से। उन्होंने यूनो में कहा था डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक। और सुखांक किसमें है उन्होंने डिफाइन किया था कि शिक्षा अच्छी मिले बच्चों को, रोड मिले, लोगों का विकास हो, रोजगार मिले। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहां जहां मैं काम करूं वहां आम आदमी का हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स यानी सुखांक, वो बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो यही बात है कि ये सब लोग करेंगे तो यही तो राजनीति में फिर पोस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं। मैंने इस बार नहीं लगाया बैनर। मैंने पब्लिक को कहा कि जात पात की बात मैं नहीं करूंगा, देना है तो वोट दो, नहीं तो मत दो। मेरे टर्म पर मैं चुनाव लड़ूंगा, दिया लोगों ने मुझे वोट। तो मुझे लगता है कि हम समाज जो बोल रहा है, समाज के कल्याण में काम कर रहे हैं। पर लीडर का मतलब ये होता है कि लीडर होता है वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। तो हमारे कन्विक्शन के आधार पर समाज के और राष्ट्र के हित में हमको लोगों के लिए काम करना है। ये कन्विक्शन रख के सामाजिक काम करने से पॉलिटिकल बेस बहुत मजबूत होता है, ये मेरा अनुभव है। पर उधर तो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कास्ट पे बात नहीं होनी चाहिए। अब बिहार इलेक्शन है, फिर कास्ट सेंसस की बात होगी। देखिए साहब, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, किसने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए उसका सवाल है। हमने सही विचार और सही दिशा लेकर देश और समाज के हित में आगे बढ़ना चाहिए, यही मुझे लगता है। और उसमें हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, मैं भी एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैं अपना काम करते रहूंगा और एक दिन ऐसा आएगा कि परिस्थितियां बदल जाएगी और लोग उस बात को समझेंगे। इस पर विश्वास रख के काम करना चाहिए। आपने अपनी एग्रीकल्चर की बात की, पॉलिटिक्स में आप हैं ही, बिजनेस को आप समझते ही हैं। सोचिए अगर आप को एक ब्रांड बनाने को दिया जाए, आप को बिजनेसमैन बना दिया जाए, प्योर बिजनेसमैन, और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स आप बना रहे हों गडकरी ऑर्गेनिक फार्म्स के नाम से, तो उसमें सबसे पहला खाने का प्रोडक्ट कौन सा होगा? आपको शायद मालूम नहीं, मेरा एक समय वजन था 135 किलो, तब आपने मुझे मिले होंगे तब। हाँ। अब मैं 89 किलो, मैंने 46 केजी कम किया। राजनीतिक वजन तो बढ़ गया। और मैं पुराने समय, मुझे एक ने पूछा, आपके जैसे पत्रकार ने, कि आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, टनेज बना रहे हो, रोड बना रहे हो, तो आप बहुत सोचते होंगे, बहुत अध्ययन करते होंगे, बहुत विचार करते होंगे, तो आप क्या विचार कर रहे हैं? अब आप मेरे ऊपर बिलीव करो, बिल्कुल मैं कसम खा के बता रहा हूँ, मैं यहाँ क्या आते समय विचार कर रहा था कि आज कौन से रेस्टोरेंट में जाना है और क्या खाना है। मैं इसी बात का विचार करता हूँ। लाइफ इज टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। अपने खुशी से चलते रहो, दैट इज द फिलॉसफी।
तो चलते चलते ये बता दीजिए, ये जो लाइफ इज टू शॉर्ट, इसमें कभी बाकी रास्तों पे स्पीड ब्रेकर आए तो आप बता देते हैं, जिंदगी में कभी स्पीड ब्रेकर आए तो क्या करना चाहिए? उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूं कि तुमने खराब काम किया तो तुमको रगड़ दूंगा, और क्या क्या बोलता हूं ये आपको नहीं बताऊंगा। अभी मेरे मन में एक बात है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालूं, टोल कलेक्शन वाले में जाऊं, मतलब इसको लॉकअप में बंद करके फोटो निकालूं, और अभी मैंने कहा प्रेस रिलीज निकालूं कि फलाना फलाना ने ऐसा किया है, इसको इतने साल के लिए डिबार किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। प्रॉब्लम यह है कि मैं ये समझता हूं कि दीज आर द एसेट ऑफ माय कंट्री। ये मालिक बैठे हैं, ये इनके मालिक है, मैं इसमें कोई डिटोरेशन सहन नहीं करूंगा। चलता है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गलतियां नहीं होती, पर गलतियां अगर बोनाफाइड है तो फॉरगिव देम, पर गलतियां अगर मैलाफाइड है तो सैक देम। ये इसी प्रिंसिपल पे काम करते रहता हूं। बिल्कुल, स्पीड ब्रेकर सारे उखाड़ के फेंक देने चाहिए। पर आपको एक बात रखो, हाँ, ये जनता ने याद रखना चाहिए कि ये स्पीड ब्रेकर लगाने के बाद जो लोग करते हैं उससे डॉक्टर की प्रैक्टिस बढ़ती है। ये जो स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम है ये स्पीड ब्रेकर के कारण होते हैं, तो स्पीड ब्रेकर मत लगाओ। अभी नई सिस्टम आई है कि अलग अलग प्रकार के चमकने वाले पेंट है, उससे वो इस प्रकार का जेब्रा डिजाइन तैयार करते हैं कि जिसके कारण गाड़ी की स्पीड कम होती है। स्पीड ब्रेकर बनाने से आपको पीठ का दर्द, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होगा। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे हर जगह पर जनता इतना बड़ा आंदोलन करती है कि हमारे गांव में स्पीड ब्रेकर बनाओ। तो मैं ये कहूंगा कि स्पीड ब्रेकर मत बनाओ, और कुछ बने होंगे तो उखाड़ के फेंको। और सरकार में भी सारे स्पीड ब्रेकर उखाड़ के फेंक देने चाहिए शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप गलती जगह मत जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी, अपने ही अंदाज में राइजिंग भारत समिट। थैंक यू वेरी मच।